नमस्कार मित्रों, पटवार परीक्षा के लिए जो कलाम चैरिटी टेस्ट का आयोजन किया गया था उसमें राजस्थान इतिहास से संबंधित जो प्रश्न दिए गए थे आपको, उनकी व्याख्या सहित हम आपके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को कि भाई उन क्वेश्चंस के बीच ऐसा क्या है। ठीक है, तो देखिएगा इस एग्ज़ाम के एक अपना टॉपिक रहता है प्रजामंडल मूवमेंट से संबंधित राजस्थान के इतिहास में जो टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड आपके प्रश्न आया कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए व सत्यकूट का चयन कीजिए। ऐसा प्रश्न आपके अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें आपके कूट दिए हुए रहते हैं, उनको आपस में सुमेलित करवाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि डाबड़ा कांड है, डाबड़ा कांड, रास्तापाल कांड, तसीमो कांड और बीरबल सिंह हत्याकांड। हालांकि ऐसे प्रश्न एक दृष्टिकोण से सरल भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 8 आपके ऑप्शन एक तरह से मिल जाते हैं, जिनमें से अगर 2-3 ऑप्शन भी अगर याद हैं आपको तो आसानी से आप ऑब्जेक्टिव ये सत्यकूट के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे धौलपुर में आपके कौन सा कांड हुआ है, इनमें तसीमो कांड। धौलपुर में कौन सा कांड है? तसीमो कांड। ठीक है, इधर आपके डूंगरपुर में कौन सा? रास्तापाल कांड। बीकानेर में आपके कौन सा है? बीरबल सिंह हत्याकांड। जोधपुर में कौन सा रहा? डाबड़ा कांड। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। आंसर कौन सा हो गया अपना? 3, 2, 4, 1। अब देखिए कि इनमें है क्या ऐसा कि भाई कि सबसे पहले हम धौलपुर की बात करें, तसीमो कांड की बात करें। ठीक है, तो तसीमो कांड आपके तसीमो गांव है। धौलपुर में आपके कौन सा गांव है? तसीमो गांव, जो वर्तमान में आपके सैंपौ जो थाना क्षेत्र है उस सैंपौ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तसीमो गांव में जब आपके धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित आपके सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था तो उस सम्मेलन में के लिए आपके तसीमो गांव के लोगों के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, जिससे प्रशासन आपके नाराज हो जाता है। और यहाँ पर एक घटनाक्रम और होता है कि जो चरखे का चिन्ह युक्त आपके जो झंडा लगाया गया था उस झंडे को प्रशासन के द्वारा जो सैंपौ जो थानाधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे उनके द्वारा उतारने का प्रयास किया गया। उसमें 2 युवा आपके व्यक्ति ठाकुर पंचम सिंह, यहाँ पर आपके किसके नाम आते हैं? ठाकुर पंचम सिंह और एक तो ठाकुर पंचम सिंह का नाम आया और दूसरे ठाकुर आपके छतर सिंह शहीद हो जाते हैं। तो ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह आपके शहीद हो जाते हैं जो तसीमो कांड होता है उसके अंतर्गत। और ये कांड आपके 12 नवंबर 1946 ईस्वी को 12 नवंबर 1946 ईस्वी को धौलपुर में घटित हुआ। तो धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन की ही आपके एक घटनाक्रम के रूप में तसीमो कांड को देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए डूंगरपुर में सेवा संघ के द्वारा कुछ पाठशालाओं का संचालन किया जाता था। ठीक है, जून 1947 ईस्वी की बात है, जून 1947 की। तो देखिए डूंगरपुर में सेवा संघ के द्वारा कुछ पाठशालाओं का संचालन किया जाता था। उन पाठशालाओं को सरकार के द्वारा बंद करने का दबाव डाला जा रहा था। उसी क्रम में जब रास्तापाल गांव की पाठशाला को बंद करने का प्रयास किया गया तो उस प्रयास को मैं आपके जो पाठशाला में कार्यरत शिक्षक हैं नानाभाई खांट, वो आपके शहीद हो जाते हैं, वहाँ मारे जाते हैं। और दूसरे आपके शिक्षक हैं सेंगा भाई को प्रशासन के द्वारा खींचकर आपके ले जाया जाता है। उस समय पासी के खेतों में काम कर रही एक भील बालिका कालीबाई के द्वारा अपनी हांसली से जो दरांती आपके उसके हाथ में थी उससे आपके शिक्षक के प्राण रक्षा करने का प्रयास किया गया और वहाँ पर आपके कालीबाई शहीद हो जाती है। ठीक है, तो डूंगरपुर में ही गैब सागर झील है। गैब सागर झील के पास एक सुरपुर ग्राम है। कौन सा ग्राम है? सुरपुर ग्राम है। उस सुरपुर ग्राम में किसका? नानाभाई खांट और आपके कालीबाई का अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनकी प्रतिमा आज भी विद्यमान है। ठीक है, अब बीकानेर की बात करें हम
तो बीकानेर में हमने कौन सा बीरबल सिंह हत्याकांड बताया, बीकानेर में कौन सा बीरबल सिंह हत्याकांड बताया। तो ये जून जुलाई 1946 की बात है, जून जुलाई 1946। हुआ क्या था कि बीकानेर प्रजा परिषद थी, बीकानेर प्रजा परिषद का जो सम्मेलन है वो आपके चौधरी ख्याली सिंह जी के द्वारा गंगानगर के रायसिंह में, गंगानगर के रायसिंह नगर है, रायसिंह नगर में आयोजित करने का निर्णय लिया। किसने? चौधरी ख्याली सिंह जी के द्वारा। ठीक है कि भाई वहाँ पर आपके प्रजा परिषद का क्या किया जाएगा, सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब प्रशासन के द्वारा उस सम्मेलन में तिरंगा झंडा फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई कि यहाँ पर तिरंगा झंडा आप नहीं फहरा सकेंगे सम्मेलन में। ठीक है, 1 जुलाई को जब तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया गया, यहाँ पर आपके जो सम्मेलन है वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया गया, तो आपके प्रशासन इससे क्रोधित हुआ और प्रशासन ने क्या किया, इसी तिरंगा झंडा जब फहराने का प्रयास किया गया था तो आसपास के जो युवक हैं, आसपास के रायसिंह नगर के आसपास के क्षेत्रों के जो युवक हैं वो एक जुलूस के रूप में तिरंगा झंडा लेकर वहां सम्मेलन स्थल की ओर आ रहे थे। उसी समय प्रशासन के द्वारा वहां पर गोलीबारी कर दी जाती है और इस गोलीबारी में बीरबल सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। बीरबल सिंह नाम के व्यक्ति आपके शहीद हो जाते हैं यहाँ पर। और जब बीरबल सिंह आपके शहीद होते हैं तो 12 जुलाई का, ये 1 जुलाई की बात है और 12 जुलाई का जो दिन है वो आपके यहाँ पर बीकानेर में आपके या बीकानेर रियासत के अंतर्गत शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, बीरबल सिंह के शहीद दिवस को शहीदी को याद करते हुए। ठीक है, तो आपके देखिएगा बीकानेर में कौन सा बीरबल सिंह हत्याकांड हुआ, जो कि आपके जून जुलाई यानी 31 जून और 1 जुलाई, ठीक है, 2 दिन का आपके यहाँ पर सम्मेलन था। ठीक है, 1 जुलाई को जब यहाँ तिरंगा झंडा आपके फहराने की बात की जा रही थी तब यहाँ पर अध्यक्ष थे इनके सत्यनारायण सर्राफ, सत्यनारायण सर्राफ के द्वारा यहाँ अध्यक्षता इसकी की जा रही थी। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह है कि धौलपुर में आपके कौन सा कांड हो गया है, तसीमो कांड, तसीमो गांव को लेकर के। डूंगरपुर में रास्तापाल कांड हो गया। बीकानेर में आपके कौन सा है, बीरबल सिंह हत्याकांड। और जोधपुर में आपके यहाँ पर कौन सा हत्याकांड हो रहा है, ये डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड आपके डीडवाना में 1947 ईस्वी की घटना है आपके डाबड़ा कांड भी, जो आपके डाबड़ा गांव है डीडवाना में। यहाँ पर प्रजा परिषद के कार्यकर्ता थे एक मोतीलाल चौधरी। मोतीलाल चौधरी के घर आकर के जो जागीरदार हैं उनके द्वारा उन पर नृशंस अत्याचार किए गए। ठीक है, उनको आपके पीटा गया यहाँ पर। तो ये जो घटना है वो किसके नाम से जानी गई है, डाबड़ा कांड के नाम से जानी गई है। और इस घटना का यहाँ पर आलोचना भी खूब की गई। इस समय आपके कुछ समाचार पत्रों का आपके प्रकाशन हो रहा था, जैसे वंदे मातरम है, जन्मभूमि है, लोकवाणी है। ठीक है, वंदे मातरम है, जन्मभूमि है, लोकवाणी है। ऐसे जो समाचार पत्र हैं उन समाचार पत्रों में किसकी आलोचना की गई है, इस आपके डाबड़ा कांड की आलोचना की गई। ठीक है, तो सुमेलित करने का ये प्रश्न है आपका, जिसमें हमने चारों को बताया कि भाई कौन कौन से कांड से जुड़े हुए हैं ये सभी। तो देखिए कि हमने बताया कि धौलपुर में कौन सा कांड हो गया, तसीमो कांड। डूंगरपुर में रास्तापाल कांड है, एक पूनावाड़ा कांड है, ऐसे कांड होते हैं। बीकानेर में आपके बीरबल सिंह हत्याकांड है, ठीक है, जो कि गंगानगर में होता है। ठीक है, जोधपुर में आपके कौन सा, डाबड़ा कांड है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई अनमेल विवाह, अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध कानून सर्वप्रथम किस रियासत में बनाया गया। अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध कानून सर्वप्रथम किस रियासत में बनाया गया। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए कि भाई कि अलवर रियासत ने बनाया, जयपुर ने बनाया, कोटा ने बनाया, बूंदी ने बनाया। देखिएगा, बाल विवाह को रोकने के प्रयास मध्यकाल से ही भारत में होते आए। ठीक है, मध्यकाल में अकबर ने भी बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए थे आपके यहाँ पर। ठीक है, फिर बाद में ब्रिटिश काल में आपके इन प्रयासों में थोड़ी सी गति आई। ठीक है, समाज सुधार के क्षेत्र में आपके जो गति आ रही थी, उसी गति के तहत आपके 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट पारित हुआ। शारदा
एक्ट पारित हुआ जो कि 1930 ईस्वी में भारत में लागू हुआ है। भारत में लागू हो गया 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को आपके भारत में लागू हो जाता है। कौन सा? शारदा एक्ट, जिसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से आपके किसे जाना जाता है? शारदा एक्ट को जाना जाता है। 1929 का ये शारदा एक्ट है। 1 अप्रैल 1930 ईस्वी में ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, संपूर्ण ब्रिटिश भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन रियासतों में पृथक रूप से आपके अनमेल या बाल विवाह, जो बाल विवाह हैं, उनको रोकने के प्रयास जारी हो रहे थे। ठीक है, उन्हीं प्रयासों में अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को 10 दिसंबर 1903 ईस्वी में कौन सा? ये बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया। 10 दिसंबर 1903 ईस्वी में बाल विवाह निषेध आपके जो कानून है वो किनके द्वारा? अलवर रियासत के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि भाई कि समाज सुधार के क्षेत्र में अग्रणी जो आपके राज्य रहा है, अग्रणी राज्य में आपके कौन सा है? अलवर राज्य है, जिसने आपके अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित करके अलवर में बाल विवाहों को रोकने के दिशा में आपके सर्वप्रथम कदम उठाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनवासी छात्रावास की स्थापना उदयपुर में किसने की? उदयपुर में आपके बनवासी छात्रावास, जो आपके आदिवासी बच्चे थे उनके आपके विकास के लिए जो बनवासी छात्रावास की स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, बलवंत सिंह मेहता का नाम आता है। ये नाम आए, आपके 4 नाम दिए, बालेश्वर दयाल हैं, जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं, टीकाराम पालीवाल हैं। ठीक है, लेकिन हमको आपके उदयपुर से यानी मेवाड़ से क्षेत्र में आपके कौन सा नाम दिखाई दे रहा है? बलवंत सिंह मेहता। आप जानते ही हैं कि बलवंत सिंह मेहता जब आपके माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो इन बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। इन्हीं बलवंत सिंह मेहता के द्वारा समाज सुधार के क्षेत्र में अपना अग्रणी योगदान देते हुए 1943 ईस्वी में उदयपुर में बनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मोंक मैसन आपके कहां मारे गए? कहां मारे गए? तो देखिएगा, सबसे पहले हमको देखने की बात यह है कि भाई मोंक मैसन जिसका नाम आ रहा है कि मोंक मैसन कौन है, तो जोधपुर के या मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं, पॉलिटिकल एजेंट आपके कौन थे? मोंक मैसन थे। कहाँ के? मारवाड़ के। ठीक है, और यहाँ पर आपके सीधा देखिए, कोटा में अगर पॉलिटिकल एजेंट देखे जाएं तो इस समय आपके कौन थे? बर्टन थे। कोटा में कौन थे? बर्टन। ठीक है, यहां पर आपके एक बात देखिए कि आउवा में विद्रोह हुआ। ठीक है ना, ठाकुर खुशहाल सिंह यानी कि जोधपुर लीजियन की जो सैनिक टुकड़ी थी, जोधपुर लीजियन की सैनिक टुकड़ी आपके एरिनपुरा छावनी में निवास करती थी। ठीक है, इस जोधपुर लीजियन की सैनिक टुकड़ी के द्वारा, देखिए जोधपुर लीजियन है, इस जोधपुर लीजियन की सैनिक टुकड़ी की स्थापना आपके कब हुई थी? 1835 ईस्वी में। ठीक है, एरिनपुरा में आपके ये जो बटालियन है ये नियुक्त थी। इसी बटालियन ने आपके 21 अगस्त 1857 को विद्रोह का झंडा बुलंद किया, और यहाँ से आपके, क्योंकि आबू की ओर आपके गई हुई थी ये सैनिक टुकड़ी, वहाँ पर आपके इन्होंने विद्रोह किया था। तो वहाँ से आपके तिलक राम हैं, शीतल प्रसाद हैं, दफेदार मोती खां हैं, उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और यहाँ से कहाँ आए? ये एरिनपुरा आए, और एरिनपुरा आकर के इन्होंने छावनी को जलाया और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया।
एरनपुरा आकर के चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया, और फिर आपके देखिए यहां से फिर सीधे कहां की ओर चले, दिल्ली, और रास्ते में क्या पड़ गया, आउवा। इस समय आउवा के ठाकुर हैं खुशाल सिंह, वो जोधपुर नरेश तख्त सिंह के कार्यकलापों से थोड़े नाराज चल रहे थे। उन्होंने इन क्रांतिकारियों का जो 1857 के रिवोल्ट के जो क्रांतिकारी थे, इनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया कि भाई कि हम आपके इनका नेतृत्व करेंगे। और उसी क्रम में जो पहला युद्ध होता है वो है बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बिथोड़ा का युद्ध। ये बिथोड़ा के युद्ध में आपके आउवा पाली में ही है। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को ये युद्ध हुआ है। इस युद्ध में जो ठाकुर खुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना है, उस सेना के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी थे हीथकोट, और जोधपुर राज्य के सेनापति थे ओनार्ड सिंह या अनार सिंह का नाम जिन आता है, उनको आपके पराजित कर दिया जाता है और युद्ध में आपके ओनार्ड सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब इसके पश्चात जो दूसरा युद्ध हुआ है, वो दूसरा युद्ध आपके कौन सा है? चेलाबास का। चेलाबास का युद्ध, इसको आपके काला गोरा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, काला गोरा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चेलाबास का युद्ध हुआ, ये कब हो रहा है? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। अब इस युद्ध में एक तो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, और उनके साथ आपके जोधपुर राज्य के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉन्क मैसन, वो सेना सहित आते हैं। लेकिन युद्ध में आपके मॉन्क मैसन मारे जाते हैं। मॉन्क मैसन का सिर काट करके आउवा के किले पर लटका दिया जाता है। कहां पर लटका दिया जाता है? आउवा के किले पर लटका दिया जाता है। ठीक है। तो चेलाबास का युद्ध भी आपके आउवा पाली में ही होता है। और हमको प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विद्रोह के दौरान मॉन्क मैसन कहां पर मारे गए? तो मॉन्क मैसन का सिर काट करके आउवा के किले पर लटका दिया गया था। ठीक है। तो 1857 के रिवोल्ट की ये महत्वपूर्ण घटना है जिसमें पॉलिटिकल एजेंट मॉन्क मैसन की मृत्यु होती है। अब देखिए, निम्न में से किस समिति आयोग की सिफारिश के अनुसार सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसील तथा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में शामिल किया गया? देखिएगा, राजस्थान के 6वें चरण तक लगभग राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। ठीक है। लेकिन सिरोही 6वें चरण में क्या किया गया कि सिरोही की आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़ करके शेष सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया था। इस कारण आपके गोकुल भाई भट्ट जो उस समय सिरोही प्रजामंडल के नेता थे, वो इससे नाराज थे क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया था आपके इन दोनों क्षेत्रों को। ठीक है। इस कारण अब क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हमें आपके एकीकरण का 7वां चरण दिखाई देता है। और इस समय आपके राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग की सिफारिशों पर आपके देखिए, इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग की सिफारिशों पर ही क्या किया गया, आबू और दिलवाड़ा जो तहसील हैं उनका आपके विलय कर दिया गया। किसके अंतर्गत? राजस्थान के अंतर्गत। और जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था उसका भी आपके राजस्थान में विलय कर दिया गया। ये आपके राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ठीक है। सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी घोषित कर दिया गया था। जयपुर को राजधानी घोषित कर दिया गया था। आपने देखा होगा कि भाई चौथा चरण है 30 मार्च 1949 का। 30 मार्च 1949 का आपके कौन सा चरण है? चौथा चरण है। इस चौथे चरण में आपके क्या किया गया था? सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था ताकि राजधानी का आपके निर्णय लिया जा सके कि भाई राजधानी कहां पर आपके बनाई जाए। और इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें आपके इन्होंने पेयजल की उपलब्धता,
दिल्ली से नज़दीकी, ऐसे आपके कारणों को शामिल किया था और उसके आधार पर जयपुर को राजधानी बनाए जाने की सिफारिश किसने की थी? सत्यनारायण राव कमेटी के द्वारा की गई। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ एक शंकर राव देव समिति है। एकीकरण में इन तीनों का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है, राज्य पुनर्गठन आयोग, सत्यनारायण राव समिति और शंकर राव देव समिति। तो इनको आप देखते हो कि 5वां चरण है। कौन सा? 5वां चरण। 5वां चरण आपके कब हो रहा है? 15 मई 1949 ईस्वी को 5वां चरण है। और इस 5वें चरण के अंतर्गत शंकर राव देव समिति की सिफारिश, क्योंकि मत्स्य संघ का जो प्रथम चरण में गठन हुआ था उस मत्स्य संघ का शेष राजस्थान में विलय किया जाना था। अब इसका विलय कैसे किया जाए, इसके लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया गया था, जिसने जनमत संग्रह के आधार पर आपके मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। इस शंकर राव देव समिति में आपके 2 सदस्य और भी थे, ठीक है ना। तो 3 सदस्यीय आपके ये समिति थी, जिसके अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए थे? शंकर राव देव को आपके बनाया गया। और 2 सदस्यों में आर के सिद्धावा और श्री प्रभुदयाल का नाम आता है। आर के सिद्धावा और श्री प्रभुदयाल का नाम आता है। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखें, जिसमें आपके हम किसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई अजमेर, मेरवाड़ा और सिरोही की आबू और दिलवाड़ा तहसील का विलय आपके राजस्थान में कौन से आयोग की सिफारिशों पर किया गया था? तो वो कौन सा है? राज्य पुनर्गठन आयोग है, जिसकी सिफारिशें इसके लिए लागू की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन का प्रकार ये भी है, ठीक है, हालांकि ये बहुत दूर यानी कि गैप लिए हुए घटनाक्रम है, जिसमें आपके एक लंबा गैप है, इसलिए आसान हो जाता है। लेकिन शासकों को क्रम से जमा सकता है, 4 शासक दे दे या फिर 4 आपके घटनाक्रम दे दिए। तो यहां पर प्रश्न में क्या दिए हैं? 4 घटनाक्रम दिए हैं, गिरी सुमेल का युद्ध, नागौर दरबार, मतीरे की राड और देवारी समझौता। तो देखिएगा 4-5 जनवरी 1544 ईस्वी को शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य जो युद्ध होता है वो आपके किस नाम से? गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने अपनी कूटनीतिक दक्षता का प्रयोग करते हुए मालदेव को उसकी अधिकांश सेना सहित सिवाना के किले में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया था। सिवाना का किला जो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन मालदेव के 2 सेनानायक आपके कौन थे इस समय? जैता और कुंपा। उन्होंने आपके शेरशाह सूरी से संघर्ष करने का निर्णय लिया और युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन उनकी वीरता को देख करके शेरशाह सूरी आपके ये कहने के लिए विवश हो गए कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी आपके, जिनको कह सकते हैं हम इतिहासकार जो इसमें शामिल थे, अब्बास खां सरवानी थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक तारीख ए शेरशाही, जिसे तोहफात ए अकबर शाही के नाम से भी जाना जाता है, में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, नागौर दरबार 1570 ईस्वी का है, यानी कि अकबर उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है उसको अपने नियंत्रण में लाने का इच्छुक था। उसी उद्देश्य से उनकी आपकी नागौर यात्रा हुई और यहाँ पर नागौर दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार का महत्व अत्यधिक इसलिए है क्योंकि इसी दरबार में बीकानेर के शासक थे इस समय कल्याणमल। बीकानेर के शासक कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ सहित, तथा जैसलमेर के शासक थे इस समय हरराय, उन्होंने आपके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अब इस दरबार में मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन दरबार में जब उन्होंने अपने भाई राम तथा मोटराजा उदय सिंह को यहाँ पर देखा, ठीक है, तो वो अकबर से बगैर अनुमति प्राप्त किए यहाँ से लौट जाते हैं। इस घटनाक्रम से अकबर नाराज हो जाता है और फिर चंद्रसेन के विरुद्ध आपके राय सिंह को यहाँ सैन्य अभियान के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसी नागौर दरबार की एक घटनाक्रम और है कि जिस समय इस दरबार का आयोजन हुआ था उस समय आसपास का क्षेत्र अकालग्रस्त था, तो अकबर ने अपने सैनिकों की सहायता से वहाँ एक तालाब का निर्माण करवाया जिसे शुक्र तालाब नाम दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार मतीरे की राड,
मतीरे की राड़ आपके 1644 ईस्वी में नागौर और बीकानेर, कौन कौन से हैं? नागौर और बीकानेर। इस समय नागौर के जो गवर्नर थे या फिर नागौर की जो जागीर दी गई थी वो दी गई थी आपके अमर सिंह राठौड़ को, जो कि आपके मारवाड़ के महाराजा गज सिंह के पुत्र थे। अमर सिंह राठौड़, उनको शाहजहां के द्वारा आपके नागौर की जागीर बख्शी गई थी, ठीक है। और बीकानेर के शासक थे इस समय कर्ण सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? कर्ण सिंह, ठीक है। यहाँ पर आपके बताते हैं कि सीमावर्ती एक जाखड़िया गांव है। जाखड़िया गांव में आपके मतीरे को लेकर के, यानी तरबूज जो होता है उस तरबूज को लेकर के, मतीरे को लेकर के एक राड़ हो जाती है, जिसका उल्लेख आपके कवि काशी छंगाणी की जो आपके छत्रपति रासो है, उस छत्रपति रासो में भी उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो मतीरे की राड़ आपके 1644 ईस्वी की। देवारी समझौता है। देवारी समझौता आपके देखिएगा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो इस समय आपके देखिए 3 रियासतें हैं, एक तो मेवाड़ है, मारवाड़ है और आमेर है। आमेर के शासक सवाई जयसिंह हैं या जयसिंह सेकंड। मारवाड़ के आपके अजीत सिंह हैं, जिनको कि औरंगजेब ने शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया था। और मेवाड़ के कौन हैं? महाराणा अमर सिंह सेकंड। महाराणा अमर सिंह सेकंड ये आपके कहाँ के हैं? मेवाड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात देखिएगा कि जयसिंह से बहादुर शाह के द्वारा छीन लिया जाता है किसको? आमेर को, और मोमिनाबाद रख दिया जाता है। औरंगजेब ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया ही नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों के स्वार्थ ये थे कि भाई कि अजीत सिंह चाहते थे कि भाई कि कोई मेरे को मारवाड़ दिला दे, और जयसिंह चाहते थे कि कोई मेरे को आमेर दिला दे, ठीक है। इसी उद्देश्य से इनके मध्य आपके 1707 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ है? देवारी समझौता हुआ। और इस समझौते में आपके ये तय किया गया कि महाराणा अमर सिंह अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाने में और जयसिंह को आमेर दिलाने में मदद प्रदान करेंगे। लेकिन इस समझौते के समय आपकी एक बात और हुई कि आपस में इन रियासतों में वैवाहिक संबंधों के माध्यम से एकता स्थापित हुई, जिसमें महाराणा अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्र कंवर का विवाह आपके सवाई जयसिंह से किया, ठीक है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया, ठीक है। जो इस वैवाहिक संबंध ने आगे चल करके आमेर में भी हालांकि उत्तराधिकार के संघर्ष के बीज डाल देते हैं, लेकिन उस समय विशेष के लिए इनमें एकता स्थापित होती है। अब हमारा प्रश्न आपके क्या कह रहा है? तो देखिए ये 1707 ईस्वी की घटना हो गई। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से जमाइए। तो सबसे पहले घटना आपकी कौन सी हुई? 1544 की गिरिसुमेल का युद्ध, फिर 1570 का नागौर दरबार, फिर मतीरे की राड़ 1644 की, और फिर देवारी समझौता 1707 का। अर्थात पूरा की पूरा जो घटनाक्रम आपको दिया गया है वो सही रूप से सुमेलित है। सही रूप से क्या है? सुमेलित है। तो 1 2 3 4 ये आपके सही रूप से सुमेलित रूप में आपके यहाँ पर आपके सामने आते हैं। तो आंसर क्या हो गया अपना? 1 2 3 4, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन देखिएगा, देश हितैषणी सभा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश हितैषणी सभा का गठन आपके कब हुआ? देश हितैषणी सभा का आपके गठन कब हुआ है? देखिएगा ये जो सभा है ये कहाँ की है? सबसे पहले तो हमारे माइंड में कि भाई कि कहाँ गठन किया गया था इसका, कि मेवाड़ में गठन किया गया। मेवाड़ रियासत में यानी उदयपुर में गठन आपके इस संस्था का हुआ है। उदयपुर में देश हितैषणी सभा जो समाज सुधार के क्षेत्र में अग्रणी कार्य इस सभा के द्वारा किया गया है, इस सभा का गठन आपके उदयपुर में किया गया। अब हुआ कब आपके इसका गठन? तो बताते हैं कि महाराणा थे इस समय सज्जन सिंह। महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह। तो देखिएगा गठन आपके किन के द्वारा किया गया है? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा।
जो 1874 से लेकर के 1877 ईस्वी तक ईस्वी तक आपके गद्दी पर बैठते हैं। कौन है? महाराणा सज्जन सिंह। देखिएगा, अगर आपको समय काल ही 84 है, 1874 से लेकर 1884 ईस्वी तक महाराणा सज्जन सिंह गद्दी पर बैठते हैं। अगर आपको शासकों की वंशावली अगर क्लियर है, उनका कालक्रम अगर क्लियर है, तो कालक्रम के हिसाब से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़, जिन्होंने आपके उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किया था। कब गठन किया था? 2 जुलाई 1877 ईस्वी को। गठन कब हुआ है इसका? 2 जुलाई 1877 ईस्वी को। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 1877 ईस्वी। अब लेकिन देखिए, जानने की बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है, कि भाई देश हितैषणी सभा इनके द्वारा गठित क्यों की गई, उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि देश हितैषणी सभा ने उदयपुर में समाज सुधार के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, समाज सुधार के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो इन्होंने किया क्या कि जो राजस्थान में या मेवाड़ में जो विवाह संबंधी समस्याएं थीं, उन विवाह संबंधी समस्याओं को सुलझाने का उद्देश्य इसका देश हितैषणी सभा का रहा है। एक राजपूतों में जो विवाह का खर्चा अधिक होता था, उस विवाह के खर्चे को भी आपके सीमित करने का प्रयास देश हितैषणी सभा के द्वारा किया गया है। और तीसरी बात आपकी क्या थी कि राजपूतों, ब्राह्मणों और महाजनों में जो बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन था, उस बहुविवाह की प्रथा को भी सीमित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है? देश हितैषणी सभा के द्वारा किया गया है। तो वैवाहिक क्षेत्र में या वैवाहिक आपके जो क्षेत्र में सुधार के जो कार्यक्रम हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम आपके देश हितैषणी सभा के द्वारा किया गया, जिसका गठन महाराणा सज्जन सिंह के काल में 2 जुलाई 1877 ईस्वी को किया गया। अब देखिए, महाराणा सज्जन सिंह का भी हालांकि कालक्रम आपके इनका छोटा सा है, 1874 से 1884 ईस्वी तक आपके गद्दी पर रहे हैं, लेकिन इतने अल्पावधि के शासनकाल में भी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिन कार्यों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने 1877 ईस्वी में, देखिएगा 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार होता है। उस दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए कौन जाते हैं? महाराणा सज्जन सिंह जाते हैं। इस समय आपके लॉर्ड लिटन के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए महाराणा सज्जन सिंह गए। 1880 ईस्वी में इनके द्वारा महेंद्राज सभा की स्थापना की गई। महेंद्राज सभा की स्थापना की गई। महेंद्राज सभा की स्थापना की गई, जिसको आपके कुछ न्यायिक कार्यों का संपादन करना था और साथ में आपके शासन प्रबंध के कार्य को भी ये देख रही थी। ठीक है, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन आपके कहां पर आए? चित्तौड़ आते हैं। जो वायसराय रिपन थे वो चित्तौड़ आए और इनके द्वारा आपके महाराणा को GCSI का आपके खिताब दिया गया। कौन सा खिताब दिया है? ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये आपके महाराणा सज्जन सिंह को खिताब बख्शा गया है, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब आपके इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा आपके क्या किया गया? मेवाड़ में एजुकेशन संबंधी सुधारों को भी लागू करने का कार्य किनके द्वारा किया गया है? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया। इसके लिए आपके इन्होंने एक और प्रिंट मीडिया को बढ़ावा देने के लिए एक सज्जन यंत्रालय की स्थापना की थी। सज्जन यंत्रालय जो कि छापाखाना था, इसकी स्थापना की आपके महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। और इसी में आपके जो साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में सज्जन कीर्ति सुधारक, सज्जन कीर्ति सुधारक नामक जो आपके साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किया गया है। ठीक है, तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में जहां सुधार किया गया, वहीं आपके इन्होंने सज्जन यंत्रालय
खोल करके, छापाखाना खोल करके इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्रों का प्रकाशन वहां से आरंभ करवाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने नाम पर सज्जन अस्पताल की भी स्थापना की है। सज्जन अस्पताल इन्होंने बनाया। और एक इनके समय कर्नल वाल्टर का नाम आता है। कर्नल वाल्टर के नाम पर इन्होंने वाल्टर जनाना अस्पताल की भी स्थापना उदयपुर में की है। तो वाल्टर जनाना अस्पताल भी आपके किनके शासनकाल में? महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में। सज्जन यंत्रालय भी आपके महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में यहाँ पर बनाया गया है। एक सज्जन अस्पताल भी इनके शासनकाल में बनाया गया है। इन्हीं के द्वारा आपके सज्जन वाणी विलास नामक एक पुस्तकालय की भी स्थापना की है। कौन सा? सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की भी इनके द्वारा स्थापना कर दी गई है। तो महाराणा सज्जन सिंह ने जहां पर देश हितैषणी सभा की स्थापना करके समाज सुधार के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, वहीं कुछ आपके शैक्षिक सुधारों का कार्य, कुछ आपके पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आपके सज्जन यंत्रालय का निर्माण है। पुस्तकालय में आपके सज्जन आपके वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना की। अंग्रेजों से निकट संबंध स्थापित करते हुए इन्होंने आपके 1877 के दिल्ली दरबार में भी हिस्सा लिया है। इसी उद्देश्य से 1881 ईस्वी में इनको आपके GCSI ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आपके हमारा प्रश्न आपके क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई है? तो वो 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अब वही आपके जो पहला प्रश्न हमने देखा था सूची फर्स्ट का आपके सूची सेकंड से मिलान करना था, इसी प्रकार से हमको फिर आपके एक कूटबद्ध प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपके सुमेलित करना है, जिसमें आपके देखिए निरंजनी संप्रदाय है। निरंजनी संप्रदाय अगर देखें तो निरंजनी संप्रदाय के आपके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिदास जी को माना जाता है। ठीक है, जिनका आपके डीडवाना के कापड़ोद गांव में जन्म हुआ था, वो हरिदास जी आपके किसके प्रवर्तक हैं? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने निरंजन शब्द की परम तत्व के प्रतीक के रूप में आराधना की है। निर्गुण भक्ति संतों में आपके हरिदास जी का नाम महत्वपूर्ण है। और हरिपुरुष जी वाणी और राज प्रकाश नामक ग्रंथों में इनके आपके कुछ ग्रंथ मिलते हैं। हरिपुरुष जी वाणी और राज प्रकाश नामक ग्रंथों में इनके आपके विचारों का या इनकी जो वाणी है उसका संकलन मिलता है। ठीक है, इसकी आपके निरंजनी संप्रदाय की अगर प्रमुख पीठ देख ली जाए तो वो कहाँ पर है? गाढ़ा नागौर में है। कहाँ पर है? गाढ़ा नागौर में। ठीक है, तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए? हरिदास जी हो गए। अब अलखिया संप्रदाय है। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन हैं? साधु लालगिरी है। चूरू के सुलखिया गांव में आपके जन्म हुआ था साधु लालगिरी का, जिनके कुंडलीय प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इन्हीं आपके साधु लालगिरी का कुछ समय बीकानेर दुर्ग के बाहर व्यतीत हुआ था, जहां आज भी आपके इनकी स्मृति में आपके एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर श्रद्धालु आकर के क्या चढ़ाते हैं? नारियल चढ़ाते हैं। ठीक है, अब एक निष्कलंक संप्रदाय है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किनके द्वारा की गई है? मावजी के द्वारा। संत मावजी का जन्म है, ये आपके सावला गांव डूंगरपुर में हुआ था। कहां पर जन्म हुआ है इनका? जन्म सावला गांव डूंगरपुर में। किनका जन्म हुआ है? संत मावजी का। इनकी जो वाणी है वो आपके क्या कहलाती है? चोपड़ा। चोपड़ा में आपके ये जो रचनाएं हैं, चोपड़ा जो रचनाएं हैं, ये आपके वाद विवाद शैली में लिखित हैं। किस में लिखित हैं? वाद विवाद शैली में लिखित हैं। अब देखिए, एक है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय का संबंध किससे है? अग्रदास जी से। कैसे? कि रामानंदी संप्रदाय के जो रामानंद थे उनकी शिष्य परंपरा में कृष्णदास पैहरी हुए। कृष्णदास पैहरी जिन्होंने आपके गलता में रामानंदी पीठ की स्थापना की थी, उन्हीं कृष्णदास पैहरी के शिष्य हुए हैं अग्रदास जी, जो आपके कहाँ चले गए? रैबासा धाम सीकर चले गए। रैबासा
सीकर चले गए और यहाँ पर इन्होंने रामानंदी पीठ की स्थापना की है, जो कि आपके रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि आपके यहाँ भगवान राम और सीता की रसिक जोड़ी की पूजा होती है, श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा होती है। कहाँ पर? रेवासा पीठ में। ठीक है, इन्हीं आपके रसिक जोड़ी को संरक्षण देने का कार्य किया था जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह ने। जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह ने और अपने दरबारी कलानिधि, जो उनके दरबारी कवि थे, उनसे आपके क्या लिखवाया है इन्होंने? राम रासा आपके इन्हीं के उपलक्ष्य में लिखवाया है और उन्हें राम रसाचार्य की उपाधि से भी सम्मानित किया है। ठीक है, तो बात आपके कि सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है, तो हमें देखिए 1, 2, 4 और 3 कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें? बी, 1, 2, 4, 3 हमारा आपके सुमेलित हो जाता है प्रश्न। ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या होता है? 1, 2, 4 और 3, अर्थात पहले 2 तो आपके सही सुमेलित हैं और तीसरा आपके कौन सा है जो निष्कलंक है वो माव जी के द्वारा और आपके रसिक है वो अग्रदास जी के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिएगा प्रश्न। हालांकि ये डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य शहरिया पुरुषों के द्वारा स्वांग के रूप में किया जाता है? स्वांग का मतलब आपके एक तरह से अलग वेशभूषा धारण करके इसको आपके प्रदर्शित किया जाता है, तो वो कौन सा नृत्य है? इंद्रपुरी नृत्य के रूप में। तो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है आपके नृत्यों का आपके शहरियाओं में। नेक्स्ट आपके देखिएगा कि किस शैली के चित्रों में चित्रकार का नाम, उसके पिता का नाम एवं सम्मत का उल्लेख मिलता है? क्या मिल रहा है? देखिए, चित्रकार का खुद का नाम मिल रहा है, उसके पिता का नाम मिल रहा है और सम्मत का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आपके ये मेवाड़ स्कूल की शैली है, चावंड शैली, ये आमेर स्कूल की शैली, आपकी ढूंढांड स्कूल की शैली है, बीकानेर और किशनगढ़ शैली दोनों आपके मारवाड़ स्कूल की है। ये परंपरा मारवाड़ स्कूल में ही रही है। ठीक है ना, और मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत भी बीकानेर शैली के कलाकारों की ये पहचान थी कि वो अपने चित्रों के नीचे अपना नाम, पिता का नाम और सम्मत का उल्लेख कर दिया करते थे। लेकिन एक बात याद रखने की यह है कि किशनगढ़ शैली के एक चित्रकार हुए हैं मोरध्वज निहाल चंद। कौन हुए हैं? मोरध्वज निहाल चंद। इनकी भी ये आदत थी। मोरध्वज निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे फारसी में अपना नाम लिख दिया करते थे, फारसी में नाम लिख दिया करते थे। लेकिन यहां पर तो एकमात्र चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद की ही बात है, इसलिए आपके कोई विशिष्ट विषय नहीं बनता है। लेकिन बीकानेर शैली के समस्त चित्रकार हैं, वो आपके अपने चित्रों के नीचे नाम और आपके पिता का नाम और सम्मत का उल्लेख कर दिया करते थे। आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान की चित्र शैलियों में अगर कोई शैली दक्षिण भारतीय शैली से अगर सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि बीकानेर के राजाओं के द्वारा दक्षिण भारत में मुगलों की सेवा अधिक की गई, ठीक है, तो वो आपके कौन सी शैली है? बीकानेर शैली है। दक्षिण भारतीय शैली के प्रभाव स्वरूप आपके यहाँ पर देखेंगे लघु फव्वारों का प्रयोग आपके यहाँ हुआ है, खजूर के वृक्षों का चित्रांकन हुआ है, हरे रंग का भी बहुतायात से प्रयोग आपके किसमें हुआ है? बीकानेर शैली में, जो कि दक्षिण भारतीय शैली के प्रभाव को यहाँ पर दर्शाता है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, निम्नलिखित ग्रंथों को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों को सही सुमेलित कीजिए और आपके सामने आपके ग्रंथ दे रखे हैं कौन कौन से। रुक्मणी सुमेलित नहीं है। यहां पर देखिए, ये प्रश्न आपके इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां पर ध्यान देना है। सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है, यानी इन ग्रंथों में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो आपके देखिए रुक्मणी हरण और नागदमन ये सायाजी झूला की रचनाएं हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, विरुद्ध छतरी, कृतार वामनो, दुर्सा आढ़ा की रचनाएं हैं, बिल्कुल सही है। आपके दुर्सा आढ़ा ये वही हैं जिनकी पीतल की प्रतिमा आपके अचलेश्वर महादेव मंदिर के अहाते में रखी हुई है। ठीक है, सेनानी, सेनानी आपको याद आ जाना चाहिए कि चूड़ावत मांग्यो सेनानी सिर काट दियो री छत्राणी। वो छत्राणी कौन है? हाडी रानी। ठीक है ना, सेनानी नामक रचना की, सेनानी नामक काव्य की रचना, सेनानी का मतलब होता है निशानी। ठीक है ना, निशानी आपके नामक काव्य की रचना, ये दोनों काव्य हैं, इनकी रचना मेघराज मुकुल के द्वारा की गई है।
मेघराज मुकुल के द्वारा आपकी इनकी रचना की गई है। इन मेघराज मुकुल की जो पहली पुस्तक है वो कौन सी है? उमंग है। तो आंसर हमारा आपके कौन सा हो जाता है? सेनानी, यानी कि ये आपके गलत है। तो सेनानी और उमंग जो रचनाएं हैं वो मेघराज मुकुल की हैं। इसके अतिरिक्त आप देखें कि मेघराज मुकुल के द्वारा एक चबरी, कोडमदे और दुर्गावती, चबरी, कोडमदे और दुर्गावती, ऐसी भी रचनाएं आपके मेघराज मुकुल के द्वारा रची गई है। ठीक है। अब यहां पर सुमेलित करने के लिए कौन दिए गए थे? चंद्र सिंह बिरकाली। ठीक है। चंद्र सिंह बिरकाली आधुनिक काल के एक महत्वपूर्ण कवियों में से एक रहे हैं, जो कि कहाँ के? गंगानगर के निवासी थे, वो सॉरी हनुमानगढ़ के निवासी थे। और इनके द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं ये कहाँ के थे? हनुमानगढ़ के, हनुमानगढ़ के निवासी थे। और इनके द्वारा अगर रचित रचनाओं को देखा जाए तो जैसे बादली है, लू है, जिसमें इन्होंने आपके जो ग्रीष्म काल में जो लू चलती है राजस्थान में उनका आपके विशिष्ट वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त आपके देखें तो कालजेरी कोर है और सांझ है। कालजेरी कोर है और कौन सी है? सांझ। तो देखिएगा कालजेरी कोर, कालजेरी कोर, एक आपके कौन सी बताई? सांझ, एक है चित्रांगदा। ये रचनाएं आपकी किसकी हैं? ये चंद्र सिंह बिरकाली की हैं, जो कि आपके मूलतः हनुमानगढ़ के थे। अब देखिएगा यहां पर दुर्गादास जो रचना है, हालांकि देखिए ये सांझ जो रचना है ये चंद्र सिंह बिरकाली की भी रचना है। ठीक है ना? सांझ जो रचना है किसकी? चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाओं के रूप में भी है। लेकिन जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें आपके कौन सी? बादली है, कालजेरी कोर है, कालजेरी कोर है, इसका नाम आपके महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। बादली है, लू है, कालजेरी कोर है। तो देखिएगा यहां पर सेनानी और उमंग जैसी जो रचनाएं हैं वो आपकी किसकी हैं? मेघराज मुकुल की। तो हमारा आंसर आपके क्या हो जाता है? सी। ठीक है, सी आपके कौन सा? सेनानी और उमंग के रूप में आपके यहां देखने को मिला है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कि किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है? किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है? ठीक है। तो सीधा सा आंसर है गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में है। ये डायरेक्ट हिट क्वेश्चन के रूप में है आपके। तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में आपके औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देखिएगा। देखिए निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित नहीं होता है? कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित नहीं होता है। तो देखिएगा कार्तिक माह में आपके देखिए पुष्कर मेला है, ये कार्तिक माह में शुरू होता है। ठीक है। चंद्रभागा मेला है, ये कार्तिक पूर्णिमा को होता ही है। कपिल मुनि मेला है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को है। अब यहां पर बात यह है कि पुष्कर मेला है, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है और ये कार्तिक पूर्णिमा को ही लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को आपके कौन सा? चंद्रभागा मेला है जो कि आपके झालापाटन झालावाड़ में है। कपिल मुनि का मेला जो कोलायत बीकानेर में है, ये भी आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है आपके। लेकिन सवाई भोज मेला है जो आपके कहाँ का है? आसीन भीलवाड़ा का है। आसीन भीलवाड़ा का आपके कौन सा मेला है? सवाई भोज मेला है। इस सवाई भोज मेले का आयोजन आपके कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। इसका आपके आयोजन कब है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को।
तो देखिएगा, कार्तिक मास में या कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होने वाले मेलों में, अब चाहे भले कार्तिक पुष्कर मेला है, कार्तिक पूर्णिमा तक चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको शामिल करेंगे हम। तो कार्तिक पुष्कर मेला जो पुष्कर अजमेर में है, चंद्रभागा मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में है, और कपिल मुनि का मेला जो कोलायत बीकानेर में है, ये सभी कार्तिक मास में पूर्णिमा को आयोजित होने वाले मेले हैं। जबकि सवाई भोज मेला आसीन भीलवाड़ा में जो लगता है, ये भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा जो अंतिम प्रश्न आपके यहाँ पर किसका है? अंतिम प्रश्न जो आपके यहाँ पर देखने को मिलता है राजस्थान के इतिहास का अपने चैरिटी टेस्ट के अंतर्गत, वो है आपके स्थापत्य से रिलेटेड कि जसवंत थड़ा की सुमेलित सही सुमेलित है, निम्न में से सही सुमेलित है, कि सही कौन सा सुमेलित है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर देखेंगे जसवंत थड़ा आपके कहाँ पर है? जोधपुर में। जसवंत थड़े का निर्माण आपके महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की यादगार में उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह के द्वारा आपके इसका निर्माण करवाया गया था। इससे पहले आपके जो मारवाड़ के राजा थे, उनका अंतिम संस्कार कहाँ? मंडौर में किया जाता था, लेकिन फिर आपके कहाँ होने लगा? जसवंत थड़ा पर होने लगा है। कौलवी की बौद्ध गुफाएं आपके कहाँ पर हैं? झालावाड़ में हैं। अब इनके अतिरिक्त आपके झालावाड़ में और बौद्ध गुफाओं को देखें तो एक बनियगा की गुफाएं हैं और एक आपके हथियाखोर की गुफाएं हैं। ये भी कहाँ पर हैं? झालावाड़ में, और बौद्ध गुफाएं हैं। तो कौलवी, बनियगा और हथियाखोर, डग पंचायत समिति आपके झालावाड़ में, वहाँ पर आपके कौन सी कौलवी की गुफाएं हैं। पटवों की हवेली कहाँ पर है? कि जैसलमेर में है। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में आपके ये 5 हवेलियों का समूह है, 5 हवेलियों का समूह है, जिसका निर्माण आपके गुमान चंद पटवा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? गुमान चंद पटवा के द्वारा अपने 5 बेटों के लिए करवाया गया था। किनके लिए करवाया गया था? अपने 5 बेटों के लिए इसका निर्माण गुमान चंद पटवा। तो अपने 5 बेटों के लिए गुमान चंद पटवा के द्वारा जैसलमेर में पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था, जो अपने कलाकृतियों के लिए, जो वहाँ पर अंकन है आपके चित्रकारी वगैरह, उसके लिए आपके प्रसिद्ध हैं। रानी जी की बावड़ी तो आपके देखिए सिटी ऑफ स्टैप बेल्स के नाम से बूंदी प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ स्टैप बेल्स के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? बूंदी। तो रानी जी की बावड़ी है वो आपके कहाँ पर है? बूंदी में। इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण अगर देखा जाए तो महाराजा यहाँ के जो राव राजा थे अनिरुद्ध सिंह की रानी थी नाथावती जी। राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया है? रानी जी की बावड़ी का निर्माण आपके करवाया गया है। तो देखिएगा, प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित है? जसवंत थड़ा बाड़मेर, हम बता रहे हैं जोधपुर में है। कौलवी की गुफाएं झालावाड़, हम भी आपके कहाँ बता रहे हैं? झालावाड़। तो सही सुमेलित कौन सा है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। ठीक है। पटवों की हवेली कहाँ है? ये कह रहे हैं बीकानेर, हम बता रहे हैं जैसलमेर में है। ठीक है। रानी जी की बावड़ी ये अलवर में बता रहे हैं, हम कहाँ बता रहे हैं? आपके सिटी ऑफ स्टैप बेल्स अर्थात बूंदी में आपके इनका बता रहे हैं कि भाई बूंदी में ये हवेली आपके बावड़ी स्थित है। ठीक है। इस तरह आप ये देखें कि हमारे ये प्रश्न आपके हमने जो एग्जाम आपका हुआ कलाम चैरिटी टेस्ट के नाम से जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपके ये प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई कि कौन कौन से प्रश्न हैं और किस प्रकार इनके आंसर हमको यहाँ पर आसानी से देने हैं। ठीक है। तो आप देखें कि भाई कि राजस्थान इतिहास से और कल्चर से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं, वो अपनी क्वालिटी में आपके थोड़ा सा, हालांकि प्रश्न आपके सरल हैं, ठीक है ना, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा वेरिएशन लिए हुए रहते हैं। हमेशा आपके अपडेशन आपके इन क्वेश्चंस के अंतर्गत देखा जाता है। इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चंस की आपके व्याख्या रही। आगे आपके और भी टॉपिक लेकर के आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।